आइए मित्रों, इस चौथे व्याख्यान में इस अध्याय अर्थात रसायन पाठ के पहले अभ्या अमल के अध्याय को समाप्त कर कल दूसरे प्राणकामी अध्याय में प्रस्थान करेंगे। इसकी बाकी जो चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। महर्षि चरक ने इस स्थान में रसायन सेवन की विधियों का वर्णन किया, जिस कुटी प्रावेशिक को आपने इसके पहले व्याख्यान में सुना है। लेकिन हमारे मनीषियों का चिंतन इतना ऊंचा चिंतन था कि उन्होंने कहा कि कालांतर में ऐसे भी लोग होंगे जो चिंतन प्रचिंतन से विमुक्त नहीं होंगे और आसक्तियों से घिरे रहेंगे। जब आसक्तियां घेरती हैं तो मनुष्य अपने जीवन का चिंतन छोड़ देता है। कुटी प्रावेशिक विधि में हमारे आचार्य ने कहा देवता की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गो की परिक्रमा, पूरा सभी लोगों की शुभकामना लेते हुए कुटी में प्रवेश करके, कुटी में प्रवेश होने के बाद क्या होता था, इन विधियों की पूरी चर्चा प्रायशः कल की गई। लेकिन यहाँ आचार्य का चिंतन है कि हमारे बहुत से लोग होंगे जो इस व्यामोह से बाहर नहीं निकलेंगे, तो रसायन का पूर्ण लाभ नहीं भी लेना चाहते हैं तो जीवन को अक्षुण बचाए रहने के लिए उन्हें रसायन सेवन करना चाहिए। आचार्य ने यहाँ दूसरा विधान वातात्मिक विधि का दिया। कहा कि स्थिति यह है कि हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात अपना चिंतन छोड़ करके अपने परिवार के चिंतन में, समाज के चिंतन में लगे रहते हैं, देश के चिंतन में लगे रहते हैं, जिन्हें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है उनके पास, वह रसायन विधि का सेवन कुटी प्रावेशिक विधि से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन की बात जो वहां कही गई, वह अकेले व्यवस्था तो राजा महाराजा ही कर सकते थे। सामान्य लोगों के लिए रसायन के हमारे बहुत वैज्ञानिक है जो अलग अलग तरीके से इस विद्या पर काम कर रहे हैं और लोगों को रसायन का सेवन करा रहे हैं और लाभ भी बहुत ले रहे हैं। यह विधि पहली विधि थी जिसे कुटी प्रावेशिक कह करके आपके समक्ष वर्णन किया गया पूर्व के व्याख्यान में। यह वातात्मिक विधि की अवधारणा इसलिए बनी कि ऐसे जो व्यस्ततम लोग हैं उनको रसायन सेवन कैसे करा दिया जाए। हो सकता है कि पूर्ण लाभ नहीं मिले, लेकिन जीवनीय शक्तियां तो उनमें आएंगी, उनका जीवन तो अक्षुण बना रहेगा। पूर्ण आयु का लाभ यदि लेना है जुगान रूप जो शास्त्र कहता है, तो सहस्त्र वर्ष की कल्पना नहीं करके हम कलयुग में आज जी रहे हैं। तो कलयुग में मनुष्य के आयु का प्रमाण सर्वदा शतम जीवित करके 100 साल की है। लेकिन बहुत कम लोग इस 100 साल के आयु को भी पा रहे हैं। ठीक है कि हम कुटी प्रावेशिक के विधि से रसायन का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णित हमारी परिमित आयु 100 साल है, हम 110 साल, 120 साल, 125 साल, 200 साल की कामना नहीं करते, तो कम से कम 100 साल की कामना तो हमें करनी चाहिए। यह शरीर हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए मिला है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को संपूर्ण करना है।
तो जब तक शरीर नहीं होगा ये चारों कार्य नहीं होंगे। हमें लगता है इसी चिंतन के आधार पर महर्षि चरक ने दूसरी विधि वातात्विक विधि की चर्चा की। और वातात्विक विधि में आचार्य ने कहा कि आप अपने ही घर में रहिए, नहीं बाहर जाइए, नहीं कुटी में प्रवेश कीजिए, लेकिन घर में उन नियमों का पालन तो आपको करना होगा। यदि आप घर में ही च्यवनप्राश खरीद के मंगा लिए या अन्य 6 सिद्ध योगों की चर्चा हम आगे करेंगे, जो इस पाठ में 6 सिद्ध योगों की चर्चा की गई है, मैं आगे कर रहा हूं। ये सभी के सभी रसायन बाजार में मिल रहे हैं। उनकी गुणवत्ता क्या है इस पर चर्चा मेरी नहीं है, इसलिए कि सीधे सीधे आदेश है कि वैद्य अपने देख रेख में रसायन सेवी के लिए रसायन का निर्माण करे। फिर भी मैं बोल रहा हूं आप बाजार से ही खरीद लें, लेकिन संशोधन विधि का ध्यान यहां भी रखना होगा। आपका पेट ठीक है नहीं कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि पेट में भारीपन रहता है, ऐसा तो नहीं है कि गैस गैस चिल्लाते चिल्लाते सब जगह दौड़ते चलते हैं आप, ऐसा तो नहीं है कि भोजन के यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत यह है भोजन किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ झोली भर के भोजन करने का जो विधान है ये गलत है। इसके लिए शास्त्र ने कहा है और भोजन के नियमों को प्रतिपादित किया है। वह विषय यहाँ नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन रसायन सेवन तो करना है। जीवनीय द्रव्यों से शरीर को संपोषित करना है, आरोग्य शरीर रहे इस लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है। तो यदि हमें करना है तो हम यह ध्यान देंगे कि हमारे पाचन प्रणाली किस आधार की है, क्या कहीं कुष्ठवत्ता तो नहीं, कहीं अजीर्णता तो नहीं, इसका ध्यान रखिए। यदि ऐसा है तो एक योग मैं हरजिति का जो बताया हूँ आपको, जो यहाँ वर्णित है, उस योग को आप बना लें, जो पहले लेक्चर में बकायदे विधिवत बनाने की विधि भी हमने बताई है। शाम में दिया कीजिए, और जौ का खिचड़ी तो खा सकते हैं घर में भी, इसलिए पूर्ण शरीर को शुद्ध करने के बाद घर में भी दोनों समय आप रसायन का सेवन कर सकते हैं। लाभ चाहे जितना उससे आप पाए, लेकिन लाभ कुछ न कुछ तो पाएंगे ही आप। पूर्ण लाभ कुटी प्रावश्यक के तहत तो नहीं होगा, लेकिन लाभ मिलेगा। इस विधान से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया के तरफ बढ़ते हुए इस क्रिया को करेंगे। यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ कि औषधियों के संबंध की चर्चा जहाँ तक है, यहाँ महर्षि चरक ने हिमालयोत्थ औषधियों की चर्चा की है, और इन्होंने 38वें से 40वें श्लोक तक हिमालय में उत्पन्न होने वाली औषधियाँ हमारे लिए श्रेष्ठकर होती हैं, इसको कहते हुए उसके फल गंधयुक्त नहीं हो, उसके फल कीड़ों के द्वारा खाए गए हुए नहीं हो, अपने काल में वह फल ग्रहण किया गया हो, पूर्ण बीज इत्यादि से परिपूर्ण हो, रस बीज से परिपूर्ण औषधि हो, इस तरह की औषधियों का ही ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें चिंता की बात इसलिए नहीं है कि जैसे कुटी प्रावश्यक में वैद्य की प्रधानता है, वहाँ भी वातात्विक विधि से भी आपको वैद्य के परामर्श से ही इसका भी ग्रहण करना चाहिए। अब जिस औषधि को आप खरीदने जा रहे हैं वह हिमालयोत्थ है कि आप जिस स्थान पर, अंत में वहाँ इंद्र ने ऋषियों को इसकी शिक्षा देते हुए कहा कि महर्षिगण आप अपने अपने घर लौट जाइए, और जिस स्थान पर आप रहते हैं उसी स्थान पर उत्पन्न औषधियों का वो औषध बनाएं और उसे ग्रहण करें, और उन्हीं औषधियों के सेवन से आप अपने को स्वस्थ रखें।
यह कहा आगे आएगा, मैं फिर बताऊंगा। लेकिन यहाँ हिमालयस्थ औषधियों की चर्चा है और उसके बाद इसमें 6 सिद्ध रसायनों की चर्चा की गई है, जिसमें ब्रह्म रसायन प्रथम, ब्रह्म रसायन द्वितीय, इसमें से एक औषधि औषध निर्माताओं के द्वारा बनाई जा रही हैं और बाजार में उपलब्ध है। ब्रह्म रसायन बाजार में उपलब्ध है। च्यवनप्राश, ये तो हमको लगता है कि सभी लोग जानते हैं और काफ़ी प्रचलित औषधि है। रसायन में उपयोग करें चाहे लोग नहीं करें, लेकिन श्वास काश वाले निश्चित रूप से इसको दोनों समय सेवन करते हैं। क्या करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। च्यवनप्राश की भी यही चर्चा है। चौथा, अम्लकादि रसायन, यह भी उपलब्ध है बाजार में। हरितक्यादि रसायन, दूसरा हरितक्यादि रसायन। इस तरह से 6 औषधियों की चर्चा है, जिसमें काफ़ी औषधियों को मिला करके इन औषधियों को बनाया गया है और बड़ा अच्छा काम ये करते हैं। वातात्मिक विधि में सेवन में गलती हमसे ये होती है कि इसमें भी विधि, जो रसायन सेवन की विधि है उसका उपयोग नहीं करते हैं। वातात्मिक विधि में भी जो चर्चा है उसका भी हम ध्यान नहीं रखते। हम सवेरे उठे, ब्रश किया, 1 चम्मच खा लिया आपने च्यवनप्राश, लेकिन यहाँ 1 चम्मच नहीं, अवस्था शरीर की अवस्था के अनुसार कम से कम 10-12 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक खाने का विधान है। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना है कि मैंने जिस च्यवनप्राश का सेवन किया वह हमारे पेट में जाकर पच गया कि नहीं और हमें भूख लगी कि नहीं। तो पेट जितना पचा ले वही मात्रा यहाँ निर्धारित की गई है। और उसके बाद साठी का चावल, दूध, इस तरह की चीज़ों को खाने का विधान है। लेकिन आप सामान्य भोजन यदि घर में रह करके करते हैं, उसी हिसाब से रसायन का सेवन करते हुए सामान्य भोजन भी आप करें। लेकिन रसायन जब आपका पेट पचा ले और लगे कि नहीं यह पच गया है और भूख हमें लगी है, तभी भोजन करें। तो हो सकता है कि आप जिसको जो लाभ नहीं मिल रहा है, इन विधियों को परिवर्तित कर देने के बाद घर में भी रसायन सेवन से आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान यह रखना है कि जिस मात्रा में आप रसायन का सेवन कर रहे हैं वह आपका शरीर पचा ले, और शरीर जब पचा ले तभी आप भोजन करें। यहाँ तो दूध, साठी के चावल का भात मिला करके प्रयोग बताया गया है कि आपको खाना चाहिए, लेकिन आप मत खाइए। आप जो सामान्य भोजन करते हैं, खटरसी भोजन कीजिए, लेकिन वह मात्रा से कम कीजिए ताकि वह आसानी से आपके शरीर में पच जाए। जब भोजन शरीर में आसानी से पच जा रहा है तो रसायन तो गुरु रसायन और बाजीकरण में जितनी भी औषधियों की चर्चा की गई है प्रायः वह गुरु औषधियाँ होती हैं। भारी जिसको कहते हैं, उनके पचने में थोड़ा सा समय लगता है। और इस पर ध्यान रखते हुए यदि इन चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से और हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यहाँ बात मुझे छात्रों से करना है कि आप ऐसा करें कि इसका बार बार अभ्यास करें, और च्यवनप्राश के इंग्रेडिएंट को यदि याद करना है, ब्रह्मरसायन के और पढ़ने वाले औषधियों को यदि याद करना है तो क्लासिफाई कर लें। 10 मूल में कौन कौन सी औषधियाँ आती है, ये सारी औषधियाँ इसमें पड़ती हैं। आंवले कितने दिए जाएंगे, कब उसे उबाला जाएगा, कब उसकी पेठी बनाई जाएगी, पेठी को कितने घी में भूंजा जाएगा, भूनने के बाद वह पेठी जब तैयार हो गई तो आपके काढ़े में जो चाशनी बनी है, आपने काढ़ा कैसे बनाया, उस पानी को उबालने के बाद पानी इसमें नहीं फेंका जाता है, उसी पानी में काढ़े बनाए जाते हैं और उसी काढ़े में गुड़ डाल करके या चीनी डाल करके फिर चाशनी बनाई जाती है। और चाशनी जब बन जाती है तब ये भुनी हुई पेठी डाला जाता है उसमें। जब उसका पाक परिपूर्ण होता है तब प्रक्षेप औषधियाँ पड़ती हैं
और प्रक्षेप औषधियों के बाद उसे उतार, जब पूर्ण हो तैयार हो गया तो एक तार दो तार देख करके उतारते हैं। जो नीचे उतार लिया तो उसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसमें शहद मिलाने का विधान है, तेल इत्यादि मिलाने का, तिल के तेल वगैरह डालने का विधान है। यह बाद में होता है जब आप, हमको लगता है कि आप जब ऐसा कल्पना पढ़ कर के आए हैं तो आप इसे निर्माण करना भी जानते होंगे। लेकिन यह औषधियाँ आपको कैसे बनानी है और क्या क्या इसमें डाले जाएंगे, यह परीक्षोपयोगी है। इसे याद करना चाहिए। ग्रुप डिवाइड कर दीजिए और औषधियों का, और उसे प्रक्षेप द्रव्य में कौन कौन सी औषधियाँ पड़ेंगी, क्वाथ द्रव्य में कौन कौन सी औषधियाँ पड़ेंगी, आंवले कितने पड़ेंगे, इस तरह से इसको क्लासिफाई करके घी कितने पड़ेंगे, इनको क्लासिफाई करके याद कर लीजिए। दूसरी बात यह जो काल है जिसमें यह व्याख्यान दिया जा रहा है, यह लॉकडाउन का काल है। इसमें आप सेफली अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और खूब पढ़ें। पुस्तक को खोलें और पढ़ें। इतना अच्छा मौका पढ़ने के लिए आपको नहीं मिलेगा। शिकायत करते हैं कि हमें घर वाले काम बता देते हैं, हमें घर वाले ये कर देते हैं, इस काम में लग गए सर, इसलिए विलम्ब हो जाता है, क्लासेस छूट जाते हैं। यह शिकायत करने का मौका आपको नहीं है। अब तो पढ़ने का मौका है, खूब पढ़ें। दूसरी बात ये कि लेक्चर जो आप ले रहे हैं इसमें आपको कहीं कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करें। हमारा फ़ोन नंबर हमारे विद्यार्थी मैक्सिमम लोगों के पास है, उस पर प्रश्न करें। इसके बाद आप इसको लाइक करें ताकि हम समझें कि आपने देखा और आपने पढ़ा है और आप पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ाने के लिए, आपको चार्ज करने के लिए ही यह व्यवस्था महाविद्यालय के द्वारा की गई है। चलिए आइए आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए यहाँ रसायन पाठ के अंतिम 78 नंबर श्लोक में महर्षि चरक ने एक बहुत बड़ी बात कही, और इस श्लोक को कहा उन्होंने रसायन की महत्ता बताते हुए, यथा अमराणाम अमृतम, यथा अमराणाम अमृतम, यथा भोगवताम सुधा। ध्यान से सुनिए और इसको देखिए। 78 नंबर श्लोक, 80 श्लोक का यह अध्याय है। इसमें 78 की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। यथा अमराणाम अमृतम यथा भोगवताम सुधा तथा अभवन महर्षिणाम रसायन विधि पुरा। कहा कि जिस तरह से देवताओं के लिए अमृत है, यथा अमराणाम अमृतम, जिस तरह से देवताओं के लिए अमृत है, यथा भोगवताम सुधा, नागों के लिए सुधा है, उसी प्रकार महर्षि नाम रसायन विधि पुरा, हमारे मनुष्य योनि में तपस्या करने वाले या हमारे लिए रसायन विधि है। इतनी बड़ी चीज और इतनी बड़ी विद्या जब हमारे पास है तो हमें भी लाभ लेना है, और हमें अपने आत्मों के लिए भी लाभ लेना है। और इसको जानते हुए, इसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए इस अध्याय की समाप्ति हुई। और लेकिन आप बार बार इसे अभ्यास करें और अभ्यास करके पढ़ते रहें। इससे बढ़िया मौका फिर आपको मिलेगा नहीं। फिर तो सारी चर्चाएं जब हम आप वर्ग में मिलेंगे और कहीं आपको कठिनाई है तो उस कठिनाई को हम दूर करेंगे। धन्यवाद।